everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this lecture we will be learning about one of the type of attention mechanism, that is additive attention mechanism. बहुत ही easy way में और इसमें कोई भी मैथमेटिक्स नहीं है, बहुत सिंपल लेमन लैंग्वेज में I'll explain you. थर्ड थिंग ये है कि by using रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ जिससे तुम रिलेट कर पाओ और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए. तो पहले जो ट्रेडिशनल जो तुम्हारा एनकोडर डिकोडर था, दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इन द लास्ट लेक्चर्स, सो आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू. सो ट्रेडिशनल एनकोडर डिकोडर में क्या होता था, ये तुम्हारा एनकोडर है, ये तुम्हारा डिकोडर है. लेट्स सपोज कि ये तुम्हारा टास्क है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन का तुम्हारा ये टास्क है. तो इसमें ये एनकोडर है, ये तुम्हारा डिकोडर है. ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे मॉडल्स हैं LSTM और RNN, कुछ भी ले सकते हो. ठीक है, अब क्या होता था कि एक हमने कोई भी छोटा सा सेंटेंस लिया, दैट इज़ हाउ आर यू, इसको ट्रांसलेट करना है तुम्हें हिंदी में और ये तुम्हारा आउटपुट देगा. इनिशियली क्या होता था, ट्रेडिशनल एनकोडर डिकोडर मॉडल में क्या होता था कि एनकोडर इनका कॉन्टेक्स्ट समझकर, एक एक वर्ड का कॉन्टेक्स्ट समझकर और एक फिक्स्ड तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट वेक्टर में कन्वर्ट करता था. फिक्स्ड होता था ये, ठीक है, एक ही होता था, एक वेक्टर में कन्वर्ट करता था, तुम्हारे डिकोडर को देता था. डिकोडर क्या करता था, सिर्फ इस एक ही कॉन्टेक्स्ट वेक्टर पे पूरा समझकर क्या इनपुट था, क्या रॉ इनपुट था, ये जो रॉ इनपुट है क्या था, उसके बेसिस पे ये आउटपुट देता था, जो कि एफिशिएंट नहीं होता था. क्या हुआ था ट्रेडिशनल में, ये जो कॉन्टेक्स्ट वेक्टर था एक फिक्स्ड, वो हटा दिया. और अब क्या हुआ, एनकोडर को बोला चेंज कलर. अब तुम्हारे पास जो भी जो भी वर्ड आ रहे हैं, लेट सपोज कि हाउ आया, तो इसे एक वेक्टर में रिप्रेजेंट कर दो. इसका कॉन्टेक्स्ट तुम एक वेक्टर में मतलब रिप्रेजेंट कर दिया. नेक्स्ट इनपुट का इसमें रिप्रेजेंट कर दिया सेपरेट वेक्टर, और यू का इसमें कर दिया. तो एक फिक्स ना करके इनने क्या कर दिया, वेरिएबल वेक्टर्स बना दिए. तो सबकी रिप्रेजेंटेशन इनने वेक्टर फॉर्म में दे दी. अब क्या करेगा, डिकोडर विल डिसाइड अकॉर्डिंग टू इट्स रिक्वायरमेंट. अगर इसका आउटपुट देना है इसे, इसका आउटपुट क्या होगा, अब ये पीछे जाएगा, इन तीनों में से देखेगा कि तीनों में से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा है टू गिव दिस आउटपुट. तो इट विल फोकस ओनली दोज वेक्टर्स. ठीक है, तो लेट सपोज कि ये तो इसके किसी काम का ही नहीं है इसका आउटपुट देने के लिए, ये दो इम्पॉर्टेंट है. तो ये क्या करेगा, इन वेक्टर्स का एक सबसेट चूज़ करेगा, एक कॉम्बिनेशन चूज़ करेगा टू गिव दिस आउटपुट. ठीक है, और फिर ये इसका आउटपुट दे देगा कि आप कैसे हैं. सिमिलरली इसके लिए भी जब आंसर में आएगा, तो इसके लिए भी ये इनमें से चेक करेगा कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेक्टर है. तो इट विल ओनली फोकस ऑन द रिलेवेंट वेक्टर्स जो कि इसको चाहिए टू गिव द आउटपुट. ठीक है, जो बाकी अननेसेसरी वेक्टर्स हैं, लेट सपोज कि सेकंड का आउटपुट देने के लिए इसे सिर्फ फर्स्ट वाला ही चाहिए, बाकी चाहिए ही नहीं. तो वाई इट विल फोकस ऑन अदर वेक्टर्स, सिर्फ एक वेक्टर, इसी वेक्टर पे फोकस करेगा ये, एंड इट विल गिव द आउटपुट, जो कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट भी है. अब अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखें, तो एग्ज़ाम से पहले आप क्या करते हो, जब तुम्हारे एग्ज़ाम्स होते हैं, एग्ज़ाम से पहले तुम पूरा चैप्टर लाइन टू लाइन तो रीड नहीं करते, तुम्हारे कुछ नोट्स होते हैं. ठीक है, तुमने कुछ हाईलाइट किया हुआ होता है कि ये इम्पॉर्टेंट है, तुम तो फिर बाकी सेंटेंस पे तुम इतना ध्यान नहीं देते. एग्ज़ाम के टाइम पे बस अपनी शॉर्ट मेमोरी में बस वही स्टोर करके लेकर जाते हो जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अब जो तुम्हारा एडिटिव अटेंशन मैकेनिज्म है, ये भी सेम चीज़ करता है. ये क्या करता है, इट हेल्प्स मॉडल टू डिसाइड विच वर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट बाय असाइनिंग द वेट्स. ओके, और असाइनिंग दैम विद डिफरेंट लेवल्स. ये कैसे हेल्प करता है मॉडल को टू डिसाइड कि कौन सा वर्ड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट वी विल सी. ओके, सो अभी इसकी देखते हैं वर्किंग कि ये कैसे काम करता है इंटरनली. ठीक है, तो इससे पहले देखो मैं तुम्हें बताती हूँ. अभी मैंने ऊपर आर्किटेक्चर तुम्हें बताया कि एनकोडर क्या करता है, जो भी इनपुट आएगा उसका कॉन्टेक्स्ट समझ लेता है. कॉन्टेक्स्ट कैसे समझता है, लेट सपोज कि तुम्हारा है रिवर बैंक
फ्लोज और बैंक अकाउंट ग्रोस। तो मैंने तुम्हें जो ट्रेडिशनल एनकोडर है उसमें बताया कि एनकोडर क्या करता है, जितना भी तुम्हारा रो इनपुट आता है उसे एक वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेता है। जो इनपुट तुम्हारा आया उसमें जितना भी कॉन्टेक्स्ट वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, जो वर्ड है उसका खुद का कॉन्टेक्स्ट होगा, और वर्ड बिफोर, पहले क्या वर्ड है उसका कॉन्टेक्स्ट होगा, और वर्ड आफ्टर, उसके बाद क्या वर्ड है उसका कॉन्टेक्स्ट स्टोर होगा। ठीक है, तो अब ये पूरा रिलेटिव कॉन्टेक्स्ट पूरा स्टोर हो रहा है। अब जैसे ये दो सेंटेंस मैंने तुम्हें बताया, रिवर बैंक फ्लोज और बैंक अकाउंट ग्रोस। अब इसका जो एनकोडर में जब ये सेंटेंस जाएगा तो इस बैंक का वेक्टर जो होगा वो डिफरेंट होगा कंपेयर टू दिस वर्ड का वेक्टर। ठीक है, जब ये सेंटेंस जाएगा तो इस बैंक का जो वेक्टर होगा वो डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू द इस बैंक का जो वेक्टर, जबकि वर्ड सेम है फिर भी दोनों डिफरेंट वेक्टर से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, क्योंकि जो रिलेटिव वर्ड्स हैं इस सेंटेंस में उनके अकॉर्डिंग। अब ये बैंक का जो कॉन्टेक्स्ट है वो इनके रिस्पेक्ट में डिफरेंट है। अब ये क्या, रिवर वाला बैंक है और ये बैंक क्या है, अकाउंट वाला बैंक है ये। ठीक है, तो अब क्या करें, एनकोडर बहुत ही एफिशिएंट तरीके से हर एक वेक्टर, हर एक वर्ड का जो कॉन्टेक्स्ट वेक्टर है बहुत अच्छी तरह एफिशिएंट वे में वो स्टोर कर पा रहे हैं, जिससे डिकोडर को बहुत अच्छी हेल्प होगी कॉन्टेक्स्ट समझने में और आउटपुट देने में। डिकोडर को जब आउटपुट देना होगा वो एनकोडर के पास जाएगा, सारे वर्ड को एनालाइज करेगा, सब वर्ड्स को देखेगा और उसमें से डिसाइड करेगा कि मुझे ये आउटपुट देने के लिए कौन से वेक्टर की नीड है। अब वहाँ पे आ जाता है तुम्हारा एडिटिव अटेंशन मैकेनिज्म। ठीक है, वो डिसाइड करके बताएगा कि कौन सा वेक्टर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू गिव दिस आउटपुट। तो जो मेन पार्ट है एडिटिव अटेंशन मैकेनिज्म का वो है तुम्हारा असाइनिंग ऑफ इम्पॉर्टेंस। ठीक है, कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उस वर्ड को वो स्कोर असाइन करना। तो वो किसकी हेल्प से होता है, वो तुम्हारा होता है न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क से वाइल ट्रेनिंग के टाइम पे वो डिसाइड करता है कि इस वर्ड का, इस वेक्टर का कितना इम्पोर्टेंस है आउटपुट में। ठीक है, तो वो एक इसको स्कोर असाइन कर देता है कि फॉर एग्जांपल स्कूल में क्या होता था, मतलब इन जो थ्योरी की जो इम्पोर्टेंस थी वो 60% होती थी, जो प्रैक्टिकल की होती थी वो 30% होती थी, और जो तुम्हारा वाइवा होता था उसकी 10% इम्पोर्टेंस होती थी। तो जो फाइनल एग्ज़ाम में जो तुम्हारी परसेंटेज निकल कर आती थी तो ऐसे ये स्कोर असाइन करते थे। ठीक है, कि थ्योरी की 60%, 30%, 10%। सिमिलरली जो इनपुट, जो रो इनपुट आए हैं उनको जो वेक्टर्स में असाइन किया, उन वेक्टर्स की जो इम्पोर्टेंस है वो उसके इम्पोर्टेंस के बेसिस पे उन्हें स्कोर दिया जाता था। वो किससे दिया जाता था, वो तुम्हारा न्यूरल नेटवर्क के मॉडल्स से, इनकी हेल्प से ट्रेनिंग के टाइम पे उन्हें स्कोर असाइन होते थे। वेक्टर है, अगर इसकी हाई इम्पॉर्टेंस है इसका मतलब आउटपुट को इट विल इन्फ्लुएंस मोर। ठीक है, जिसकी लो इम्पॉर्टेंस है दैट मीन्स वो ज़्यादा कम इम्पैक्ट डालेगा आउटपुट में। ये मॉडल क्या करता था, इन सब के जो कॉन्टेक्स्ट है उनको कंबाइन करता था। ठीक है, कंबाइन करके तुम्हें डिकोडर को देता था और डिकोडर फिर तुम्हारा आउटपुट देता था। अब एडिटिव के नाम से देयर आर सम मिसकंसेप्शंस कि एडिटिव में क्या होता है, हम ऐड करते हैं बट देयर इज़ नथिंग टू ऐड। ये क्या करता है, तुम्हारा स्मॉल न्यूरल नेटवर्क्स यूज़ करते हैं इम्पॉर्टेंस असाइन करने के लिए, किस वेक्टर की क्या इम्पॉर्टेंस है। अब उन वेक्टर्स का जो कॉम्बिनेशन है कि हाँ मैंने 3 में से ये 2 वेक्टर चूज़ किए हैं टू गिव द आउटपुट, क्योंकि ये ज़्यादा रेलिवेंट है। वाई टू फोकस ऑन अदर वेक्टर जिनकी रेलिवेंस है ही नहीं इतनी, टू गिव द आउटपुट। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसके बेसिस पे हम इसे बोलते हैं एडिटिव अटेंशन मैकेनिज्म। ये जो कॉम्बिनेशन है कि मैंने ये 2 वेक्टर चूज़ किए हैं, इनके कॉम्बिनेशन से इनके कॉम्बिनेशन से ये मैंने सबसेट लिया है टू गिव द आउटपुट। अब इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस होंगी तभी इंसान आगे बढ़ पाएगा, कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करेगा, जो पहले वाले में कुछ लिमिटेशंस होंगे तभी। तो इसके लिमिटेशंस देख लेते हैं। ये कंप्यूटेशनली बहुत एक्सपेंसिव है, कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है।
ठीक है। अब ये न्यूरल नेटवर्क यूज़ करता है, तो इसका मतलब शॉर्ट सेंटेंसेस के लिए तो बहुत छोटे से हिडन लेयर्स बन जाएंगे और तुम्हारा आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। बट अगर लार्ज सेंटेंसेस हुए तो दिक्कत होगी। ये क्या करता है, इसका प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है लार्ज सेंटेंसेस के लिए, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क्स में से पास होगा, इंपॉर्टेंट स्कोर सबके अलग अलग असाइन होंगे, तो प्रोसेस तुम्हारी स्लो हो जाती है। स्मॉल मॉडल्स के लिए इट इज़ गुड टू गो। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्लोअर प्रोसेस की वजह से फास्टर अटेंशन मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किए गए, दैट वी विल लर्न इन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। लेकिन इसने इतना तो इम्प्रूवमेंट किया पहले वाले प्रोसेस में, इसके लिमिटेशंस है, लेकिन इसने इतना इम्प्रूवमेंट कर लिया कि इनकोडर पे से जो बर्डन था सारे कॉन्टेक्स्ट को एक फिक्स्ड वेक्टर में कन्वर्ट करने का, वो इस पे से बर्डन हटा दिया। और जो डिकोडर का था, जो कि एफिशिएंट आउटपुट नहीं दे पा रहा था, तो वो भी रिड्यूस हो गया, क्योंकि डिकोडर को अब इट वॉज एबल टू लुक एट दी इनपुट, कि इनपुट डेटा क्या था, सबको अलग अलग बढ़िया अलग अलग वेक्टर में रिप्रेजेंट करके बढ़िया बढ़िया अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बना रखे हैं, अलग अलग वेक्टर्स बना रखे हैं हर वर्ड के। इन वेक्टर में जो कॉन्टेक्स्ट है वो सिर्फ एक वर्ड का ही नहीं है, उसके आगे वाले वर्ड का भी है, पीछे वाले वर्ड का भी है, पूरा कॉन्टेक्स्ट है इस एक वेक्टर में। तो ट्रांसलेशन वाले जितने भी टास्क है उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है एडिटिव अटेंशन मैकेनिज्म की वजह से। और ये लॉन्ग सेंटेंसेस के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि लास्ट टाइम जो ट्रेडिशनल एनकोडर डिकोडर मॉडल के हमने देखा था कि शॉर्ट सेंटेंसेस के लिए सही था, ये लॉन्ग सेंटेंसेस के लिए भी बहुत अच्छा आंसर देता है। बट जो एक डिफरेंस है वो ये है कि ये बहुत स्लो हो जाता है। अब जो फास्टर जो अटेंशन मैकेनिज्म है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।